जैसे फीमेल बॉडी जिसकी बॉडी में ये चीज़ें परफॉर्म कराई जा रही हैं, हो सकता है फीमेल बॉडी में क्रैम्प्स देखने को मिलें, अलॉन्ग विद दैट स्पॉटिंग वाली चीज़ें या वजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज ऐसे वाली चीज़ें, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज ये वाली चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज महेश पाल, वेलकम टू ऑल। होपफुली आप पूरे तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड के एग्जाम्स अभी जस्ट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। सीबीएसई की तरफ से सारी की डेट शीट्स और नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, इंतजार है तो बस एडमिट कार्ड रिलीज होने का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड के हिसाब से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का भी सेशन कंप्लीट करेंगे। एंड जैसे कि उस सीरीज में मैंने एक पहले वीडियो तैयार कर रखी है, दैट इज अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। अब एक पॉइंट और, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए या फिर बोर्ड प्रिपेयरिंग बच्चों के लिए है, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो अगर इन चीज़ों से रिलेट करता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली लाइफ साइंस। जब तक लाइफ है, जब तक ह्यूमंस है, तब तक साइंस रहेगी और ये वाली चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो नॉलेज बेसिस पर हो गया, या आपको किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जो हो रहा है विद इन योर बॉडी उसके अगर आपको आंसर चाहिए, देन दीज वीडियोज आर कम्प्लीटली हेल्पफुल टू यू। उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आज की वीडियो, जैसे कि आप सभी को पता है कि लाइफ की जो ओरिजिनेशन होता है, लाइफ का ओरिजिनेशन एक छोटे से सेल से होता है। यूजुअली इट इज नोन एज द जाइगोट। जाइगोट से एक पूरा का पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास या किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। उसी सीरीज में अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो सारा का सारा डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर में होता है। और फीमेल बॉडी के अंदर में पूरा जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो पूरे 9 महीने का, या गेस्टेशन पीरियड पूरा अपना 9 मंथ्स का कंटिन्यू रहता है। एंड ड्यूरिंग दिस गेस्टेशन पीरियड एक छोटे से सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। और गेस्टेशन पीरियड सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैक्सिमम गेस्टेशन टाइम पीरियड किसका है और मिनिमम किसका है। बैक टू द टॉपिक, आज की सीरीज में हम लोग कवर करेंगे एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस, एक अच्छी बात ये है इस चीज़ में कि एमनियोसेंटेसिस नाम का एक टॉपिक 12th क्लास के बोर्ड में भी दिया हुआ है। मोरोवर इसकी लिमिटेशन सिर्फ वहाँ तक नहीं है। आप किसी भी तरीके से अगर इन चीज़ों के साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट, मैंने जो सारे पॉइंट्स बताए उनको एक बार अगर कलेक्ट करें तो डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर में हुआ, प्रेगनेंसी, राइट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में होती है और यूजुअली लाइफ में सबके साथ में एक ना एक बार इस चीज़ के साथ में एनकाउंटर करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एमनियोसेंटेसिस आपके इस कंसेप्ट को किस तरीके से जोड़ेगा, इन दोनों में लिंकिंग क्या है, ये बताने का काम मेरा। देखिए, साइंस की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कोई भी जो वर्ड होता है, वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बस आपको उस तरीके का परसेप्शन और विजन चाहिए कि आप उस वर्ड के पीछे का मीनिंग समझ पा रहे हैं। जैसे मैं शुरू करता हूँ एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस वर्ड जो है, इसमें दो वर्ड हैं, वन इज द एमनियन एंड अदर वन इज द सिंथेसिस, राइट। ये सेंटेसिस, सेंटेसिस मतलब ही सिंथेसिस हुआ। तो एमनियन मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा। सारा का सारा डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर में होता है, राइट। फीमेल बॉडी के अंदर में भी यूटेरस, यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय के अंदर में बच्चे की पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। इस यूटेरस के अंदर में भी बर्ड्स और मैमल्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में, 3 क्लासेस में, रेप्टाइल्स रेंगने वाले, बर्ड्स और मैमल्स में यूटेरस के अंदर में एक कैविटी बनती है और उसकी लेयर को बोला जाता है एमनियन, राइट, एमनियन। और एमनियन की जो कैविटी है वो एमनियोटिक कैविटी। उस एमनियन सैक के अंदर में बेबी का डेवलपमेंट होता है, राइट। और ऐसा नहीं है कि बेबी उसके अंदर में वैसे ही डेवलप हो जाएगा, अंदर में उसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स बायंसी, है ना, उसको एक अपथ्रस्ट प्रोवाइड कराएगा ताकि फीमेल बॉडी को जिसके अंदर में डेवलपमेंट हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा वजन ना लगे। ओके, तो ये वाला एमनियन वर्ड वहाँ से आया कि इट इज एक्चुअली अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक फैला हुआ, इट इज एक्चुअली सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच अ फीटस डेवलप, जिसके अंदर में क्या होता है कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिसको नॉर्मली फीटस कह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट होगा। अब एमनियन के एक सिरे पर, एंटीरियर साइड पर प्लेसेंटा मौजूद है, सेंटर में फीटस है, और प्लेसेंटा और फीटस एक दूसरे से जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा एक्चुअली मदर बॉडी के अंदर में बच्चे की एक मदर की तरह ही देख रेख करता है। इट इज एक्चुअली अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर किसी दूसरी वीडियो में प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एमनियोसेंटेसिस, राइट। अब एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस होता क्या है, और दूसरी बड़ी बात कि ये प्रोसेस होता ही क्यों है, बात निकल करके ये आती है। ये एक बड़ा ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, और नॉर्मल प्रोसेस इन द सेंस ऐसे नहीं कि ये सभी के साथ में होना है।
इट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड विद बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट। होता क्या है, जैसे मान करके चलते हैं कि देर इज अ कपल एंड एक कपल है और कपल को ऐसा लगता है कि उनके जो अपकमिंग बेबी है या जो उनका अपकमिंग चाइल्ड है उसमें किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ये एबनॉर्मेलिटी की शंका कब होती है लोगों को, जैसे मदर या फादर में से दोनों में से अगर किसी को कोई एबनॉर्मेलिटी है, पहले से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, एबनॉर्मेलिटी मतलब फर्दर, या उनका कोई इससे पहले जो कोई बच्चा हुआ हो उसमें कोई किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर पेरेंट्स में से मदर की एज ग्रेटर देन 35 ईयर्स है, तब ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि जो उनका अपकमिंग चाइल्ड है उसको किसी ना किसी तरीके की जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। बॉडी के अंदर में किसी भी एबनॉर्मल बच्चे का पूरा गेस्टेशन पीरियड तक 9 महीने तक का डेवलपमेंट करना एंड देन एबनॉर्मल बच्चे को जन्म देना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्टफुल वाली चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, पेरेंट्स को लगे कि हाँ जी हमारा बच्चा नॉर्मल हो, या फिर जस्ट टू एनालाइज कि वेदर द चाइल्ड इज एक्चुअली प्रॉपरली मैच्योर्ड और नॉट, है ना। तो इन चीज़ों के एनालिसिस के लिए एमनियोसेंटेसिस वाला प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको अभी बताया कि एमनियोटिक सैक है, एमनियन सैक है, सैक के अंदर में फ्लूइड है, तो डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ सिरिंजेस क्या करते हैं कि पियर्सिंग करेंगे मदर के एब्डोमन से यूटेरस, और यूटेरस के अंदर से फ्लूइड को सक करेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 आउंस के अराउंड में इतना सा फ्लूइड निकाला जाता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली आउटडोर पेशेंट कह सकते हैं एनालिसिस या डायग्नोसिस, जिसमें पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस फ्लूइड में ऐसा क्या होता है, बात निकल करके आती है ये। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में मैटरनल सेल्स, ठीक, अलोंग विद द फीटल सेल्स, जो डेवलपिंग बेबी है उस डेवलपिंग बेबी के भी सेल्स उसी फ्लूइड में मिलेंगे और उन्हीं सेल्स को एनालाइज किया जाता है इस तरीके के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पता करने के लिए। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिक सी बात है जो क्रोमोसोम से रिलेट करते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स हो गए, राइट, जैसे कि टे सेक्स सिंड्रोम हो गया, है ना। इसी तरीके से क्या होते हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए भी सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, इस तरीके की बीमारियों के लिए बेसिकली हम इस तरीके के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स इस तरीके के डायग्नोसिस को कब रिकमेंड करते हैं, बात निकल करके आती है ये। तो जैसे कि आपको कुछ स्टेजेस बताएं कि जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस हो सकते हैं, मदर की ज़्यादा हो सकती है, अलॉन्ग विद दैट कभी कभी इस तरीके का जैसे अल्ट्रासाउंड में या फिर डायग्नोस करने पर ये वाली चीज़ निकल करके आई कि मतलब डॉक्टर हैज़ डाउट कि वेदर द चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली मैच्योर और नॉट, उसके जो लंग्स हैं, लंग्स प्रॉपरली डेवलप हो पाए या नहीं हो पाए हैं, कि ऐसा नहीं कि उसका बर्थ हो जाए और लंग्स अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं है तो वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को डायग्नोस या एनालाइज करने के लिए डॉक्टर इस तरीके के प्रोसेस जैसे कि एमनियोसेंटेसिस नाम के प्रोसेस को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। अब बात आती है कि अगर एमनियोसेंटेसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म कराया जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर यहाँ पर जैसे फीमेल बॉडी, जिसके बॉडी में ये चीज़ें परफॉर्म कराई जा रही हैं, हो सकता है फीमेल बॉडी में क्रैम्प्स देखने को मिलें, अलॉन्ग विद दैट स्पॉटिंग वाली चीज़ें या वजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज ऐसे वाली चीज़ें, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज, ये वाली चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती हैं। दे टेक्स प्लेस ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टरवर्ड्स द फीमेल विल कम्प्लीटली नॉर्मल। इसके साथ साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, तो एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है कि जैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या निडल को हम फीमेल बॉडी के अंदर में पियर्स कर रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन डायरेक्टली अंदर होने के मतलब माँ से बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेडली हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी या फिर HIV का इन्फेक्शन। अलॉन्ग विद दैट, जैसे कि जिन लोगों को पता है या जो सब्जेक्टिव हैं कि मदर ब्लड और फीटल ब्लड कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ में ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड मिक्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो अप करा रहे हैं तो हो सकता है कि मदर बॉडी के जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो फीटस के अंदर में डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएं। अब इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस किस तरीके से जनरेट हो सकती हैं कि माँ का और बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप को छोड़िए, एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर में थोड़ा सा अंतर है तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अब जब बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन भी देखा जाएगा कि मदर को किसी ना किसी तरीके के ड्रग्स या दवाएं दी जाएंगी, जैसे एंटी-डी, एंटी-रोगम वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। और ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए रहेंगी, ताकि बच्चे के अंदर में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। प्रायर टू बर्थ एंड आफ्टर बर्थ बच्चा पूरे तरीके से हेल्दी डेवलप हो सके और हेल्दी ही उसका जन्म हो सके। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में एमनियोसेंटेसिस एक और तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के क्रोमोसोम से बच्चे के सेल्स अवेलेबल होते हैं। तो कई सारे लोग इसको एज ए प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के तौर पर भी यूज़ कराते हैं।
प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कि जन्म से पहले हम बच्चे के सेक्स का या जेंडर का पता कर रहे हैं, इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे भ्रूण लिंग जांच। भ्रूण लिंग जांच के लिए भी इसको फॉलो अप कराया जाता है, बट इट इज़ एक्चुअली बैंड बाय आवर गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कि हम प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। आपने कई सारे हॉस्पिटल के बाहर में भी लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ भ्रूण लिंग जांच करना कानूनन अपराध है या अवैध है, इस तरीके की चीज़ें। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि लोगों को जब ये चीज़ पता चला, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली अगर जिस सोसाइटी में हैं हम लोग विद इन द इंडिया, बहुत पहले और अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है जब से एजुकेशन आ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, कि दे थिंक कि किसी भी अगर गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ है घर में तो उसको सही नहीं माना जाता था। सेक्स रेशियो भी इससे डिस्टर्ब हो जाता था और लोगों को लगता था कि बच्ची का जन्म नहीं होना चाहिए, और पता चला कि बच्ची है तो उसको वहीं मरवा दो, अबॉर्शन करा दो, एमटीपी करा दो, वगैरह वगैरह, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसी वाली चीज़ें जो कि कंप्लीटली बैन है। बिकॉज अगर फीमेल्स को इसी तरीके से मारते रहेंगे तो सेक्स रेशियो पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा, राइट। ये सारी की सारी बातें। अलॉन्ग विद दैट अब बात निकल करके ये आती है कि जैसे एमनिसेंटेसिस वाला प्रोसेस है, तो एमनिसेंटेसिस वाला प्रोसेस कब कराना सुटेबल है या कब कराना फेवरेबल है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सारा का सारा पूरे 3 ट्राइमेस्टर तक में, ट्राइमेस्टर 3 महीने का टाइम पीरियड, ट्राइमेस्टर में पूरे गेस्टेशन पीरियड को डिवाइड करते हैं। तो ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर आप कह सकते हैं कि 15 से 20 हफ्ते के बीच में अगर एमनिसेंटेसिस वाला प्रोसेस कराया जाए तो इतने में बच्चे का डेवलपमेंट भी होता हुआ दिखेगा और ये सेफर माना जाता है, और इसमें रिजल्ट बेटर से बेटर आने के चांसेस होते हैं। प्रायर कराएंगे अगर प्रायर टू 15 वीक्स तो रिजल्ट्स आपको उस तरीके से नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि हो सकता है कि ये वाला प्रोसेस फिर से अप्लाई किया जाए या फिर से फॉलो अप कराया जाए। स्टे ट्यून विद अस फॉर सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। Until then, keep reading, keep growing.